हेलो रन, वेलकम टू iGate भिलाई। बच्चों, जैसा मालूम है आपको कि iGate कंप्यूटर साइंस के अंदर में गेट की प्रिपरेशन करवाता है और पर ईयर यहाँ पे अच्छे रिजल्ट आते हैं और अलग अलग कॉलेजेस के अंदर में MTech के लिए कंप्यूटर साइंस में बच्चे जाते भी हैं। टॉप IITs में जाते हैं। ICS में इस साल 2 बच्चे हमारे यहाँ से गए हैं और अलग अलग NITs में, टॉप NITs के अंदर में बच्चे एडमिशन्स लेते हैं पर ईयर। ट्रिपल IITs बंगलौर में जाते हैं, हैदराबाद में जाते हैं, जो भी टॉप कॉलेजेस है इंडिया के अंदर में। क्योंकि MTech करने से बेनिफिट भी बहुत है, खासकर कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर में, क्योंकि प्लेसमेंट काफ़ी शानदार है। क्योंकि इस समय IT इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो जॉब प्रोड्यूस कर रही है लोगों के लिए, और मैक्सिमम लोग वहाँ पे जॉब पा भी रहे हैं। और आने वाले वक्त में जैसे अभी AI, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, इन सब का ज़माना अब धीरे धीरे आ रहा है, तो मैक्सिमम बच्चों को रहता है कि हमें MTech करना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो जिससे कि हमें एक क्वालिटी एजुकेशन हमें मिल पाए, इसलिए लोग बड़े कॉलेज में जाना पसंद करते हैं और हर साल यहाँ पे गेट की प्रिपरेशन करते हैं। तो इसी बीच में हमारे पास iGate से जो ऑनलाइन क्लासेस अभी स्टार्ट हुई थी कोविड के चलते हुए, फर्स्ट टाइम उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पे चालू किया था अप्रैल में 2020 के अंदर में। तो उस टाइम में भी काफ़ी स्टूडेंट हमको बाहर से ज्वाइन किए थे। तो आज हमारे बीच में गौरव कुमार हैं जो पटना के रहने वाले हैं। यस सर। और गौरव, आपको बहुत बहुत बधाई पहले। थैंक यू वेरी मच सर। तो बच्चों, मैं थोड़ा बात इनके बारे में बताना चाहता हूँ आपको कि जो गौरव है NIT कुरुक्षेत्र से 2016 के पास आउट हैं। इनका जो बैकग्राउंड है इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो जब कोविड आया अब 2020 के अंदर में, तो हम लोगों ने अपना ऑनलाइन क्लासेस चालू करने का एक पोस्ट डाला, एडवर्टाइजमेंट किया यूट्यूब पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। तो इनको मालूम पड़ा कि यहाँ पर भी iGate के अंदर में भी गेट की प्रिपरेशन होती है। तो उस समय डेमो क्लासेस चलती थी, तो डेमो क्लासेस उन्होंने ज्वाइन किया, इनको पसंद आया, फिर उन्होंने क्लास प्रॉपरली ज्वाइन कर लिया। और जो 6 महीने बचे थे, एक्चुअली मैं मान के चलता हूँ जून से इन्होंने प्रॉपरली ज्वाइन किया था। तो जून से लेकर अभी तक इन्होंने तैयारी किया 5-6 महीने। और इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड के थे, 2016 के पास आउट थे। इधर 4 साल का गैप भी था इनके पास, लेकिन उसके बावजूद भी मोटिवेटेड रहे, पूरी क्लासेस अटेंड किया और गेट में इन्होंने 1491 रैंक प्रोड्यूस किया 2021 के अंदर में। इसके बाद इन्होंने ट्रिपल IIT हैदराबाद का एग्ज़ाम लिखा, वहाँ पर भी ये सक्सेस रहे, लेकिन कुछ इशूज़ की वजह से इन्होंने अभी NIT टीचिंग में एडमिशन्स ले लिया है। तो इनकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी संघर्षमयी है कि इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इनके बारे में, और ये 4 साल इन्होंने क्या किया इसके बारे में जानेंगे। और इन्होंने प्रिपरेशंस कैसे कहते कम टाइम के अंदर में, जो कि कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के ना होते हुए भी ये जो रैंक प्रोड्यूस किया इन्होंने, और भी अच्छी रैंक आ सकती थी या किस कारण से रैंक थोड़ी सी कम हुई, ये भी हम इस जानने की कोशिश करेंगे कि इनसे क्या गलतियां, वो गलतियां आप लोग ना करें, जिससे आपकी भी रैंक और अच्छी हो सके। इन सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, गौरव से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो गौरव, सबसे पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी, मदर फादर क्या करते हैं, और आपने BTech के लिए उस समय IIT JEE की प्रिपरेशंस किए थे, तो क्या कमी थी, और फिर NIT कैसे पहुँचे आप कुरुक्षेत्र में। सबसे पहले iGate भिलाई को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि iGate भिलाई और सिद्धार्थ सर, ये दोनों का कोऑर्डिनेशन के बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरा बैकग्राउंड, एक्चुअली हम बिहार से, पटना डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। मेरा 10th तक का पढ़ाई गांव से हुआ था। उसके बाद हम 12th पटना में ही रहकर पढ़े। फिर हमने JEE में ट्रिपल उस समय हुआ करता था, उसका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किए और 2010 में 12th किए थे हम, और 2012 में मेरा ट्रिपल में करीब 11,000 रैंक था और मुझे NIT कुरुक्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन करने के लिए BTech का ऑफर आया था। तो उस समय आपने गैप नहीं लिया था, मतलब 12th के बाद ही डायरेक्ट एडमिशन हो गया? नहीं सर, उस समय 12th के बाद एक्चुअली मेरे साथ था कि हम बहुत गांव से थे, तो मेरा लैंग्वेज प्रॉब्लम था, उतने अच्छे से तैयारी नहीं थी। तो फर्स्ट टाइम हम 2 लाख रैंक लाए थे ट्रिपल में आउट ऑफ 10 लाख कैंडिडेट्स। उसके बाद हमने दोबारा अटैम्प्ट दिया, तो उसके बाद 80,000 रैंक आए थे, 80,000। तो उस रैंक पे NIT नहीं मिलता है। तो उसके बाद थर्ड अटैम्प्ट, जो लास्ट अटैम्प्ट हुआ था, उसमें मेरा 11,000 रैंक आया था। अच्छा। उसके बाद मुझे NIT कुरुक्षेत्र मिला था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन करने के लिए। ओके। उसके बाद सर वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 साल पढ़ाई किए। कुछ घर का फैमिली इशूज़ था, मेरे घर पे मम्मी पापा बीमार रहते थे, तो पढ़ाई का रिदम टूटा। फिर भी पढ़ाई चल रही थी अच्छी, और कुछ सब्जेक्ट में फेल थे हम कॉलेज में, माइक्रो प्रोसेसर, अनलॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मेरा डिले, हम अच्छे से CGPA मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। CGPA एवरेज था मेरा 7.8 के करीब में।
तो बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिली थी उस समय। वैसे मेरे दोस्त लोग बहुत अच्छे अच्छे कंपनी में प्लेस्ड हुए थे, बट मेरे साथ कुछ फैमिली और कुछ अपने फंड। तो उस समय हमको ऐसा लगा था कि हम थोड़े गलत फील्ड में आ गए हैं, क्योंकि उसमें उतने अच्छे हम तो कंप्यूटर साइंस का थोड़ा मन बनाए थे लास्ट सेमेस्टर में, 8th सेमेस्टर में। फिर हम पटना आके मैथ के फैकल्टी के रूप में पढ़ाने लगे। और बीच में सर कंप्यूटर साइंस के प्रति एक पढ़ने का लगाव था, क्योंकि मेरा मैथ बैकग्राउंड बहुत बढ़िया था सर। तो हम बार बार सोचते थे कि हमको गेट करना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो बिल्कुल छोड़ दिए थे। बट 18 में हम एग्ज़ाम का फॉर्म भरे थे गेट कंप्यूटर साइंस का, तो उतना प्लानिंग नहीं किए, क्वालिफाई कर गए थे मैथ एप्टी से। मैथ एप्टी मेरा थोड़ा फेवरेट सब्जेक्ट था। 2019 में भी गेट दिए, बिना पढ़े हुए मानेंगे, कभी सिलेबस भी नहीं देखे थे, फिर क्वालिफाई कर गए। 20 में गेट दिए, वो भी कोचिंग में टाइम नहीं मिल पा रहा था बिना पढ़े हुए, तो उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए लास्ट टाइम 2020 में सर। तो फिर हमें लगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेरे अपने ड्रीम की ओर नहीं फोकस है। तो अचानक से हम जब गेट का रिजल्ट आता है मार्च में, ओकेजनली 17 मार्च 18 मार्च को रिजल्ट आया था सर को। हम अप्रैल में बीच में हम कुछ बीपीएससी यूपीएससी का भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन डायरेक्शन था कि कंप्यूटर साइंस में ही आगे हमको कुछ करना था। तो आपको किसी ने बताया था कंप्यूटर साइंस के बारे में कि कंप्यूटर साइंस में ही प्रिपरेशन करना चाहिए आपको? क्योंकि आप तो टीचिंग कर रहे थे, और हमको लगता है बिहार में जो लोग टीचिंग करते हैं काफ़ी उनको इंटरेस्टिंग रहता है कि हमको टीचिंग करना है, कोचिंग लाइन में बहुत आगे निकल के जाना है। तो कोचिंग लाइन में ऐसा नहीं था कि इतना अच्छा मैथ्स आप पढ़ा रहे थे, आप IIT JEE लेवल का पढ़ा रहे थे, तो आपका मन नहीं हुआ कि क्यों पढ़ाई करना, इसी में क्यों ना अपना कैरियर हम बना लें? और अच्छे ट्रेनर्स की बहुत कमी है इंडिया में, तो उधर झुकाव ज़्यादा नहीं हुआ आपका? यस सर, मैं एक्चुअली मैथ बहुत फेवरेट सब्जेक्ट में लगा करता था, बट मैथ और कंप्यूटर साइंस दोनों में हमें कंप्यूटर साइंस जैसा ज़्यादा झुकाव था। रीज़न था कि सर मैथ में एक ही क्वेश्चन, एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार अप्लाई करते हैं, तो उतना इंटरेस्टिंग भी नहीं लग रहा था। और हम मैथ में टीचिंग में इसलिए स्पेशली आए थे कि लॉन्गली ये ड्रीम था कि आगे चल के हमको कंप्यूटर साइंस, मैथ अच्छा रहेगा तो कंप्यूटर साइंस में अच्छा कर सकते हैं। तो हम स्पेशली उतने अच्छे से फोकस से, हम टीचिंग में भी उतने ज़्यादा फोकस्ड नहीं थे, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके हम टीचिंग में नहीं गए थे। वैसे शॉर्ट टर्म कैरियर था सर, आगे और बहुत चीज़ें करना था मेरे लिए। तो अचानक से क्या हुआ कि हम ऑनलाइन सर्च कर रहे थे सिलेबस का अप्रैल के टाइम में, तो सर का एक iGET भिलाई का एक लिंक आया, वहाँ पे सर का लेक्चर देखे, वहाँ पे सर बहुत बारीकी से सिलेबस को फ्रेम किए हुए थे, आप किए हुए थे सर। जी। उसमें हर एक टॉपिक बाय टॉपिक, सब टॉपिक मार्किंग किए हुए थे, वो देखे तो अच्छा लगा। उसके बाद सर का उस समय अचानक से कोविड का टाइम चल रहा था, अप्रैल में कोविड का था सर, तो सर से हम कांटेक्ट किए और डायरेक्टली सी का फर्स्ट क्लास हुआ सर का। तो सर का 2-3 क्लास किए, और डेमो क्लास था, फ्री ऑफ कॉस्ट हम वो क्लास किए, और 2-3 क्लास करने के बाद सर पूरी तरह से इंक्लाइंड हुए कि हमको गेट कंप्यूटर साइंस की ओर जाना चाहिए। बट वहाँ पे भी गेट का तैयारी नहीं, वहाँ पे सी से ही स्टार्ट किए थे हम। फिर लगभग अप्रैल लास्ट में स्टार्ट किए थे, मई जून, मिड जून तक सी का क्लास कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर गेट के सर के कोर्स में, जून में गेट के सर के कोर्स में इनरोल्ड हो गए, और वहाँ से रियल जर्नी स्टार्ट हुई। तो आपने जैसे, मुझे याद है कि आपने बोला था उसमें सर मुझे सिर्फ सी पढ़ना है आपसे। यस सर। तो ऐसा 2 महीने में या 1.5 महीने में क्या हुआ आपके साथ कि आपका पूरा झुकाव फिर CS की तरफ आ गया कि आप गेट निकालना है? यस सर, स्टार्टिंग में क्या होता है कि उतना पता नहीं रहता, आइडिया नहीं रहता, और जैसे ही सर से हम सी का क्लास किए तो फर्स्ट पॉइंट है वो कि इंटरेस्ट तो जग गया था सर। सी इतने आप अच्छे से पढ़ा रहे थे कि क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे थे हम प्रीवियस ईयर गेट के, तो सारे क्वेश्चन बनने लगे थे, तो सी पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने लगा। तो हमें ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि सारे और अच्छे और सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे तो बहुत इजीली सीख सकते हैं। तो सी के बाद जैसे ही हम अगला DS भी आप शुरू किए, और एक पैरेलली में कोआ शुरू किए, कोआ तो और इंटरेस्टिंग लगा, तो हम एज ए उसी में कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड होते चले गए। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने अब चूँकि हम लोग प्रिपरेशन पे आ चुके हैं, तो जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब गेट करना ही चाहिए अच्छे से, तो फिर आपका जो 6 महीने का प्लान था उसको कैसे एग्जीक्यूट किया? सब ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड के थे, क्योंकि चलो मैं मानता हूँ कि आपका मैथ्स अच्छा था, आपका एप्टीट्यूड अच्छा था, रीजन कि ऑलरेडी आप मतलब एक NIT से पढ़े हुए थे, बैकग्राउंड तो आपका अच्छा था ही, ठीक है। और दूसरा कि आप कोचिंग के अंदर में ऑलरेडी आप पढ़ा रहे थे मैथ्स और एप्टीट्यूड, तो इसमें तो आप हमेशा आपने जैसा बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि हम क्वालिफाई कर 25 मार्क्स तो ऐसे ही लेते आते थे, ले आ जाते थे, स्पेशली प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो कैसे आप मतलब 6 महीने का अपना थोड़ा जर्नी
जर्नी एक्सप्लेन करिए। यस सर, एक्चुअली सबसे फर्स्ट हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी जैसे गेट हो चाहे किसी भी तरह का एग्जाम हो, हम लोग को सबसे पहले कंटेंट, कोर्स का सिलेबस, कंटेंट, उस पर फोकस करना होगा। तो सर से जैसे सी पढ़े, टीओसी पढ़े, तो ओवरऑल ये कहना है फर्स्ट पॉइंट ये कि हम लोग का सर के कंटेंट की बात करें, सर ने सी बहुत अच्छे से पढ़ाया, उसके बाद सर को आइडियल मान के सर जैसे पढ़ा रहे थे उसी तरह से हम सर का लेक्चर अटेंड करना शुरू किया लाइव। एक भी क्लास सर का हम मिस नहीं किए होंगे लाइव में। और सी का लगभग सर आप लगभग 70 क्लास, मतलब 70 के करीब में क्लासेस पढ़ाएंगे, 65-70, लगभग 80-90 घंटे सर सी चला था। थ्रूली वो क्लास अटेंड किए, उसके बाद क्लास नोट्स बनाए। तो मेरा जो प्लानिंग था वो 3 फेज में था। पहला ये कि सर का रेगुलर क्लास अटेंड करना, दूसरा है नोट मेकिंग, दूसरा हम सर के सारे लेक्चर्स का नोट्स हम बनाए थे, और लगभग होल सिलेबस जो सर पढ़ाए कंटेंट सर का थोड़ा हैवी होता है क्योंकि सर छोड़ते नहीं हैं और सब कुछ बेसिक से एडवांस तक पढ़ाते हैं। तो लगभग सर का 800 से 900 घंटे का लेक्चर था सर आपका। वो लाइव क्लासेस हम अटेंड किए थे जून से लेकर मान के चलिए मिड दिसंबर में, 10 दिसंबर तक। और उसके बाद हम 800 से 900 घंटे में क्लास अटेंड किए। उसके बाद हम सर नोट्स बनाए अच्छे से, और उसके बाद साथ में नोट्स बनाने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप भी क्लास में करवाते थे, बट उसके बाद साथ में गेट ओवरफ्लो जो सबसे इंपॉर्टेंट था, उसके क्वेश्चन सर हम पर डे 2 घंटे 3 घंटे शुरू में टाइम दे ही देते थे, 1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, और अक्टूबर नवंबर में तो 5-6 घंटे टाइम देते थे उसमें। तो सारे लेक्चर अच्छे से अटेंड किए, नोट्स बनाए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व किए सर। और थोड़ा हेक्टिक हो गया था उस समय आपका कोचिंग से चल रहा था कि नहीं चल रहा था, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था सर। यस सर, तो कोचिंग का बर्डन नहीं था उसमें? नहीं, कोचिंग का हम एक्चुअली में कोचिंग बिल्कुल साइड में कर दिए थे, और वहाँ से वो आया था कि कुछ सैलरी रिड्यूस कर दिए गए थे मेरे कि आप रहिए कुछ वर्क कीजिए, बट हम गेट पे पूरा फोकस हो गए थे तो कोचिंग साइड में कर दिए थे, और घर पे गाँव पे आ गए थे। गाँव पे सर सब चीज़ खाने पीने रहने का और फ्रीडम था और अपना सब कुछ, तो टाइम हम लगभग 10 से 12 घंटे यूटिलाइज कर पाते थे, मतलब एवरेज 10 घंटे तो मिनिमम 8 से 12 घंटे हो जाते थे किसी। तो आप थोड़ा सब्जेक्ट वाइज थोड़ा करके शॉर्ट में एक सब्जेक्ट वाइज थोड़ा बता दीजिए कि कैसे आप कवर करते थे। यस, क्योंकि लोग सुनना चाहेंगे ना कि जैसे मान लीजिए कोई सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है, कोई सब्जेक्ट बहुत ईजी है, तो कौन से सब्जेक्ट आपको बहुत ईजी लगते थे, कौन सा सब्जेक्ट आप मॉडरेट लगते थे, कौन से सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगते थे? रहा बात है स्कोरिंग का सर, तो आप तो मान के चलिए कि 3 सेक्शन में गेट का सब्जेक्ट हो गया है। एक तो एप्टी सेक्शन, और एक मैथ सेक्शन, और एक कोर कंप्यूटर साइंस सेक्शन। तो एप्टी में 15 मार्क्स का है, उसके लिए आपको उसमें वर्बल, न्यूमेरिकल, ये सब एप्टी वाले क्वेश्चन होते हैं, वो प्रैक्टिस से क्वेश्चंस करने से आ जाता है। मैथ में आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना होगा, उसमें जैसे सर आपका ग्राफ थ्योरी सर बहुत एक्सीलेंट आपका कोर्स था ग्राफ थ्योरी का, और बाकी लीनियर अलजेब्रा और भी एक सर पढ़ाए थे, वो अच्छे पढ़ाए थे, और ग्राफ थ्योरी तो आप एक्सीलेंट पढ़ाए ही थे। तो ये सबसे तो मेन जो मार्किंग स्कोर वाले जो मैक्सिमम स्कोर वाले जो पोर्शन है, उसमें 3 पोर्शन जो हमें लगता है बहुत वेटेजेबल होते हैं। फर्स्ट डिस्क्रीट मैथ, और ए वाले मैथ। अपना मैथ से 13 नंबर मेरे वाले पेपर में 15 या 17 मार्क्स के थे ग्रुप फर्स्ट वाले पेपर में, तो मैथ में बहुत फोकस करना है। एप्टी तो सबको है, 15 में 11-12 अच्छे स्कोर होते हैं, एप्टी का 12+ तो लाना ही चाहिए। और CDS अलगो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है के लिए। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमको सेल्फ स्टडी करना है, मान लो कोई ऐसा बच्चा है जो कोचिंग नहीं ज्वाइन किया है, तो उसको एप्टी और मैथ्स कैसे प्रिपेयर करना? हाँ सर, एप्टी के लिए सर, एप्टी के लिए जो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गेट ओवरफ्लो में है वो प्रैक्टिस कर ले, और चैप्टर के नाम जैसे किसी में न्यूमेरिकल में है, जैसे किसी में हाइट एंड डिस्टेंस है, किसी में स्पीड एंड टाइम है, किसी में परसेंटेज है, तो उसके हर एक कॉन्सेप्ट वाइज के क्वेश्चन 2-4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। तो बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है एप्टी, मतलब उसको अराउंड 30 to 40 आवर अच्छे से टाइम दिया जाए तो एप्टी को अच्छे से प्रिपेयर किया जा सकता है। और हम लोग आईगेट में भी लगभग 60 आवर की क्लास तो देते ही है। हाँ सर, एप्टी के लिए बहुत काफ़ी है यहाँ, सब जो एप्टी के लिए प्रोवाइड किया तो काफ़ी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है CDS अलगो सर, वो सब्जेक्ट स्कोरिंग भी है, और वो लाइफ लॉन्ग सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस के लिए। कोडिंग में भी काम, हाँ कोडिंग में भी काम आती है। इवन सर कोर्स जो स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट कोर्स होता है डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, वो सारे जगह पढ़ाए जाते हैं टेक में, तो आपको CDS अलगो में प्रॉपर अच्छे से उसको टाइम देना ही चाहिए। और सर CDS अलगो में मान के चलिए सी में 8 नंबर, DS में भी 6-7 नंबर, और अलगो में भी 6-7 नंबर, तो लगभग 20 to 22 मार्क्स 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं सर, तो उसको तो अच्छे से करना ही चाहिए। बिल्कुल। तो ये पोर्शन CDS अलगो और मैथ वाले पोर्शन और एप्टी तो आपको मस्ट करना ही करना
करना है। अगर ये सारे अभी अगर कवर कर लेते हैं हम लोग तो लगभग 50% सिलेबस हो जाता है सर। सही है, 50% है सिलेबस, और इस 50% सिलेबस में आप 35 और 40 के बीच में स्कोर किया जा सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सर आपका कोआ एक डिफिकल्ट और हैवी सब्जेक्ट है, बट सर लकली मेरा कोआ में फुल मार्क्स आया था सर। वेरी गुड। कोआ में मेरे 6 में 6 मेरे सब्जेक्ट पेपर में 6 मार्क्स थे और 6 में 6 आया। तो जबकि वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट मान जाता है। कोआ और सीएन ये रियली में थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट होता है सर। इसमें कॉन्सेप्ट कहीं का कंफ्यूजन थोड़ा रहता है कि किस में कौन सा फॉर्मूला, किस में कैसा लॉजिक अप्लाई करें। तो सब्जेक्ट तो डिफिकल्ट होता है, लेकिन पेपर में कभी कभी इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो मेरे साथ वही हुआ था। कोआ का क्वेश्चन एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन उस तरह क्वेश्चन आया हुआ था पहले, तो वो भी 2 नंबर का बन गया था, और ओवरऑल 6 में 6 आए कोआ में मार्क्स। तो कोआ बहुत एक्सीलेंट और बहुत डिटेल में पढ़ाए थे। कोआ हम पढ़े ही रेगुलर। और कोआ और सीएन के बारे में हम डिटेल और बताएंगे भी। तो टीओसी और कंपाइलर डिजाइन ये भी इजी सब्जेक्ट है। कंपाइलर डिजाइन तो हम छोड़ दिए थे थोड़ा, वो लास्ट टाइम आप पढ़ा रहे थे, लेकिन हम पहले वाले जो रिवीजन कर रहे थे तो उसमें फोकस नहीं हो पा रहा था सर। और डर लगता है ना कि जो पहले पढ़ चुके थे उसको पहले रिवाइज हाँ, रिवीजन में बिजी थे, तो उसने फोकस उस क्लास को अटेंड नहीं कर पाए थे। बट टीओसी किए थे सर, और टीओसी में मेरा अच्छा स्कोर था। 8 नंबर का टीओसी था, तो 5-6 नंबर स्कोर हो गया था। तो टीओसी इजी सब्जेक्ट है सर। उसमें टीओसी आप फर्स्ट टाइम पढ़े होंगे। हाँ, टीओसी सर तो पहला बार तो नाम ही सुने थे, और मोस्टली माने कि हम 3 ही सब्जेक्ट का नाम जानते थे। जो एक सी का नाम जानते थे, और इवन डीएसएलओ के बारे में डीपली नाम नहीं पता था, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएन और कोआ 3-4 सब्जेक्ट का नाम जानते थे। टीओसी का पहला बार नाम जाने, कंपाइलर डिजाइन का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, डीबीएमएस का फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे। तो टीओसी सर आपका क्लास अटेंड किए, बहुत अच्छा लगा। और नाइट में सर आप 9:30 से 11 बजे रात तक क्लास हो चलता था, 1.5 घंटे रात में शुरू किए थे आप सर, तो क्लासेस किए। तो ओवरऑल यही था कि सब्जेक्ट में टीओसी सर और ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से पढ़े ही थे सर। ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका बहुत थ्रूली पढ़े, सिंक्रोनाइजेशन, पेजिंग, स्टार्टिंग से प्रोसेस शेड्यूलिंग और फिर डिस्क शेड्यूलिंग तक का बहुत सारे अप्रोच और क्वेश्चन सॉल्व करवाए, तो बहुत थ्रूली। फिर फाइल ऑर्गेनाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट था, तो अच्छा सारा सब्जेक्ट। तो वो रहे था कि सब्जेक्ट वाइज में, कंटेंट वाइज में कोई मेरे तरफ से इशू नहीं लगा सर। तो और आप भी बहुत एक्टिव रहते हैं, वैसे मैं देखता था ना। यस सर। कि आपका ऑनलाइन में लाइव में भी काफी जवाब देना, आंसर देना और फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना। हाँ सर। तो ये आप एक्टिव बहुत ज्यादा रहते थे। और आपको देख के बाकी लोग भी बहुत एक्टिव रहते हैं। हाँ सर, उसमें जानते हैं, जैसे हमको लगता है उसमें हम कंपटीशन टाइप, हमको खुद लगता था कि जितना जल्दी सर क्वेश्चन पूछे तो बता दे। उसके चक्कर में कभी कभी गलती भी होता था, लेकिन मोस्टली सही भी रहता था। तो एक्चुअली में पढ़ाई में ऐसा हमको मोटिवेशन मिलता था, हम जल्दी से आंसर रिप्लाई कर देते थे सर, तो भी मोटिवेशन रहता था। और थोड़ा मतलब आप जिस तरह से आप क्वेश्चन देते थे, पजल टाइप का भी कुछ कुछ क्वेश्चन रहते थे, क्रिएटिविटी भी बढ़ता था, प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ता था। तो ऑनलाइन पढ़ना कितना डिफिकल्ट है? ऑनलाइन पढ़ना तो सर सच में थोड़ा का डिफिकल्ट तो है, बट अगर आप थोड़े फोकस्ड हो जाएं और टीचर पे थोड़ा कंटेंट इधर उधर नहीं जाए, ऑनलाइन पढ़ना तो रियली में सर चैलेंजिंग है। क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि बच्चे एक जगह से कंटेंट मिल रहा है, फिर भी इधर उधर सर्च करने लगते हैं, और एक ही चीज़ को 2-4 मटेरियल से पढ़े, कहीं पे कुछ दिया हुआ और डेलीमा में चल जाते हैं। तो अगर कंटेंट ऑनलाइन में, जैसे सर मेरे साथ क्या था फायदा, हम कंटेंट में आपका सी लेक्चर जब देख रहे थे तो सी के बाद सर इतने सेटिस्फाइड हो गए थे, टीओसी पढ़े, कोआ पढ़े हुए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं लगा कंटेंट के मामले में। तो कंटेंट लगभग मान के चलते हैं कि 90% प्लस सर कंटेंट आपका था, इवन बुक से ज्यादा। कुछ चीजें तो बुक में आप बुक तो लेंदी होता है सर, तो कुछ कॉन्सेप्ट था कि आप 2-4 अलग अलग बुक से आप उस तरह से आप बताते थे, कहीं कोआ का कॉन्सेप्ट था। तो ओवरऑल ये था कि कंटेंट का कोई इशू नहीं था यहाँ सर। और मेरे तरफ से था सर कि हम लेक्चर थ्रूली अच्छे से इफेक्टिव वे में अटेंड करते थे। तो ऑनलाइन में सर क्या होता है कि टीचर अच्छा मिलना बहुत जरूरी है, जो ये कंटेंट सारा दे, और स्टूडेंट भी कंटेंट को ऑनलाइन में सर उस पर फोकस रहे, नहीं कि ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, बीच में चैटिंग कर रहे हैं, या बीच में कहीं पे ऑनलाइन क्लास जाके इधर उधर कर रहे हैं, समझ रहे हैं सर। तो ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन भी होता है बहुत लोग, डिसिप्लिन रहना बहुत, डिसिप्लिन रहना। तो ऑनलाइन में सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है सर। और आपके क्लास में है सर, हम कि उस समय क्या मेरा एनर्जी और पॉजिटिव वेव था सर, हम खुद लगता है कि शायद हम दोबारा वैसे हम ऑनलाइन क्लास नहीं अटेंड कर पाएंगे। और उस समय आप देखते थे कितने सारे बच्चे रहते थे, हाँ। अलग अलग एरिया के लोग रहते थे, दिल्ली से है, और ऑनलाइन के फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस
था सर, पूरा समझ रहे हैं, लॉकडाउन था, ऑनलाइन हमारा भी पहला एक्सपीरियंस। हाँ, आपका भी था। तो हमें भी कुछ अलग जैसा फील लग रहा था। और आपके क्लास में इधर कहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं था सर। आपके क्लास में तो एक खासियत है सर, जो सभी लोग को बोल्डली बोलना चाह रहा हूँ, कि आपके क्लास में अगर हमको कभी भी 1 मिनट का भी डिस्ट्रैक्शन या हटने का मन नहीं किया हो, और कभी क्लास भी हम नहीं छोड़े थे सर, थ्रूली कभी क्लास नहीं छोड़े। सभी लोग पूरे, मतलब मैं तो देखा जॉब वाले भी इवन जो कर रहे थे सिलीगुड़ी से, तभी लोग कर रहे थे। अभी क्या नाम है आपके दोस्त थे, वनश्री घोष, बनारसी घोष, अभी उसका भी सिलेक्शन हो गया इंडियन, इसमें इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में हुआ। इतने अच्छे कॉलेज, उसका भी वो भी ऑनलाइन ही, और वो टॉप 41 में, मतलब उसका सिलेक्शन हुआ सर, 25th रैंक आया है। अच्छा, 25, हाँ, टॉप 41 लिस्ट में सर। हाँ, तो ऑनलाइन में वो थी, और बहुतों लोग थे हम लोग, लेकिन हम लोग थोड़ा ज्यादा जुनूनी थे, मेहनत ज्यादा अच्छे से कर रहे थे। तो ये तो आपने फिर, जैसे आपका होता है ना, बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है सर कि सब्जेक्ट हम पढ़ा तो दिए सर ने, लेकिन कुछ समय के बाद हम लोग भूल जाते हैं। यस सर। तो रिवीजन के लिए क्या प्लान होना चाहिए? आपका क्या प्लान रहता था रिवीजन के लिए? सबसे पहले सब्जेक्ट का जो रिवीजन शुरुआत होता है सर नोट्स मेकिंग से। लेक्चर अटेंड करने के साथ साथ अगर आप नोट्स बना रहे हैं, या लेक्चर अटेंड करने के बाद भी बना रहे हैं, तो उसमें इफेक्टिव टाइम देखिए, नहीं कि 1 घंटे का लेक्चर को 2-3 घंटे में बनाए। 1 घंटे का लेक्चर अटेंड किया आपका सर, तो 1-1.25 घंटे में नोट्स बना ले, और साथ में अगर भी बनाने में कंफर्टेबल तो बना सकते हैं। लेकिन जैसे आप नोट्स बनाते हैं सर, तो 50 to 60% आपका सर वो कॉन्सेप्ट चला जाता है दिमाग में। तो नोट्स मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है सर। तो नोट्स मेकिंग मान लीजिए 50% काम। उसके बाद सर नोट्स बनाने के बाद हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सर उस टॉपिक से रिलेटेड, तो क्वेश्चन में जब सॉल्व करेंगे तो डाउट होगा कॉन्सेप्ट में, तब दोबारा जब देखते हैं तो रिवीजन धीरे धीरे होता है। और रिवीजन भी अचानक से नहीं होता है सर। पहले बार आपको 15-20 दिन, 1 मंथ के बाद रिवीजन, फिर ब्रेक में जब टेस्ट दे रहे हैं तो कहीं पे रिवीजन हो गया। तो पहले तो सर जो प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेक्चर अटेंड करने के बाद नोट्स बनाना, अपना नोट्स बनाना ही है। और उसके बाद सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं, उसमें डाउट होता है, हम लोग रिवाइज करते हैं डाउट के साथ भी। कुछ लोग बच्चे 15 दिन 20 दिन पे शेड्यूल बनाकर साथ साथ भी रिवीजन करते हैं, वो भी सही वे है। कुछ लोग है कि टेस्ट दिए, डाउट तो ऐसा एक दिन में 2 सब्जेक्ट रिवीजन करना चाहिए कि एक ही सब्जेक्ट करना चाहिए? ये सर एक बात ये है कि हम लोग को एक साथ 3-4 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए, 2 मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट मान लीजिए। उसमें एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हो, और एक वैसा जिसमें कॉन्सेप्चुअल हो। तो दूसरा नेक्स्ट जो रहता है बच्चों का डाउट, हमको टेस्ट कब से स्टार्ट करना चाहिए और कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए? हाँ, और उसके लिए बताएंगे। एक्चुअली में जो एग्जाम में अच्छे आउटपुट लाने के लिए सर सभी चीज़ का इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट तो बता रहे हैं कि हम लोग को पढ़ाई में थ्रू आउट जर्नी में हम लोग को पॉजिटिव मूड से, पॉजिटिव एटीट्यूड से पढ़ाई करना है सर। जैसे आपके पास आए तो आपका जो है आईगेट भिलाई का एक बहुत प्राउड बात है कि आईगेट भिलाई सर आप 20 सालों से योगदान देके इसको खड़ा किए हुए, 15 से 20 साल का इसमें योगदान है सर। और सीनियर लोग का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो आप बीच में इंटरेक्शन करवाते रहते थे, मंथ पे, 15 दिन पे, 1.5 मंथ में, तो उससे पॉजिटिव वाइब्स आते रहता था। उनसे भी गाइडेंस लेते थे कि कैसे टेस्ट सीरीज प्लान करना है, कैसे सिलेबस कवर करना है। तो मैं जो सीनियर लोग गाइड किए थे हमको, उसी चीज़ को हम आगे बताना चाहते हैं। तो मेरे साथ क्या था सर कि हम थोड़ा सा कोर्स लोड ज़्यादा था, तो हम टेस्ट सीरीज प्लानिंग उतने अच्छे से नहीं कर पाए। उसका मेरे रैंक पे भी झलकता है। हम मेहनत किए थे कि विदिन 500 रैंक मेरा आ सकता था, नॉलेज भी थे, और टेस्ट सीरीज हम उतने अच्छे से नहीं प्लान कर पाए। तो मेरा जो प्रॉब्लम था टेस्ट सीरीज प्लानिंग का, हम बताएंगे, लोगों को फायदा होगा कि जो हम गलती किए। एक्चुअली में क्या था कि हम टॉपिक वाइज टेस्ट थोड़ा डिले कर दिए, नवंबर-दिसंबर में टॉपिक वाइज टेस्ट दिए, वो गलत है। आप टॉपिक वाइज टेस्ट को अगस्त से शुरू करके अक्टूबर-नवंबर तक फिनिश कर देना चाहिए, और नवंबर तक सर एक रिवीजन तो कर ही लेना चाहिए। नवंबर आते आते एक रिवीजन, और लगभग 80% सिलेबस कवर कर लेना चाहिए नवंबर तक। तो मेरा मानना है कि फुल टेस्ट के लिए जो सही टाइम है वो लगभग 10 दिसंबर, 12 दिसंबर, 15 दिसंबर परफेक्ट टाइम है। और आप पूरे दिसंबर मंथ में 5-6 फुल टेस्ट दे दीजिए, मतलब 2 दिन 3 दिन अल्टरनेट करके, 3 दिन जो कंफर्टेबल हो। जनवरी में फुल टेस्ट और रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर। जनवरी में मान के चलिए कि 10 फुल टेस्ट आपको देने चाहिए, और प्रॉपर एनालिसिस से। तो फुल टेस्ट का प्लानिंग हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग सिलेबस ईयरली कवर कर लीजिए, नवंबर तक, दिसंबर तक टॉपिक वाइज टेस्ट कर लीजिए, और फुल टेस्ट का प्लानिंग आप दिसंबर में 10-15 दिसंबर से कर सकते हैं। और फरवरी में फुल टेस्ट नहीं देना। हम सर तो 1 से 13 फरवरी के बीच में 8-10 फुल टेस्ट दिए थे। मेरा मेडी जी का फुल टेस्ट था, और एक यहाँ का था, आईगेट का था। तो मेडी जी के फुल टेस्ट में मेरा स्कोर शुरू में 40 भी, लो स्कोर भी था, 40-45 था, कभी कभी 72 स्कोर भी होता था। ऑल ओवर इंडिया में 2 बार मेरे, एक बार 75 रैंक था, एक बार 88 रैंक था, 100 रैंक भी आता था।
बट दिक्कत है कि हम कंटिन्यूअस स्कोर उतने अच्छे नहीं कर पा रहे थे, कभी 55, कभी 60, कभी 72, तो ऐसे स्कोर फ्लक्चुएट कर रहे थे, कांस्टेंट स्कोर नहीं था। तो अच्छा, एक ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, चूँकि आपका जो 4 साल का गैप था उसकी वजह से आपको डर तो नहीं लगता था? क्योंकि बहुत सारे बच्चे कब तक प्रेशर लेते रहते हैं ना, मतलब 1 साल का भी गैप होता है तो बच्चा मतलब बहुत ज़्यादा सोचने लगता है कि यार अब मैं 1 साल का गैप लिया हूँ। तो चूँकि एग्जाम जो होता है ना, गेट तो एक सिस्टमेटिक एग्जाम है ये, मतलब इसकी प्रिपरेशन बहुत ही सिस्टमेटिक आपको करनी चाहिए। आप सोचो कि मैं आधा अधूरा इधर उधर से पढ़ लूँ कहीं से भी और कर लूँ तो शायद मुश्किल है, बहुत ही वेल प्लान होकर आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है। यस सर। तो जब बच्चा, और ये जो एग्जाम है ना, इसमें बेसिकली हमको यही सब सीखना रहता है कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, नॉलेज को कैसे यूज करना है, अपने प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। आपको नॉलेज बहुत और प्रेशर ले लिया आप, तो भी आप, मेरे साथ हुआ था सर, उसके शिकार हम खुद थे। हाँ। एक्चुअली में जब ये बात जो बता रहे बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आप दूसरे से कंपैरिजन एज वाइज, फाइनेंशियल वाइज, ये सब नहीं करना है। और गेट एग्जाम उतना भी डिफिकल्ट नहीं है जैसा कुछ लोग में भी बोल रहे हैं। गेट एग्जाम में 2 चीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फर्स्ट है कि आप उसमें टाइम दें, दूसरा है कि प्रॉपर प्लानिंग करें, और टीचर का तो गाइडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आई गेट भिलाई ज्वाइन करने के बाद सबसे प्लस पॉइंट था सर कि टीचर इतने अच्छे मिले, हमको थ्रू आउट जर्नी में कोई दिक्कत नहीं हुआ। मेरा ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था और कंप्यूटर साइंस में आया सर। आपका एक सी सब्जेक्ट के बदौलत रुझान आ गया, शायद हम बीच में छोड़ भी सकते थे। प्रॉपर प्लानिंग नहीं था मेरा कि गेट कंप्यूटर साइंस ही करना है, बीच में फ्लक्चुएट कर रहे थे यूपीएससी बीपीएससी और बहुत सारे इधर उधर, और टीचिंग में भी जा सकते थे। लेकिन सी के बाद और इंटरेस्ट जग गया। तो टीचर भी अगर इंटरेस्ट अच्छे से जगा देते हैं तो फोकस पढ़ाई पे ज़्यादा रहता है। तो हुआ ही। रहा बात आपका सर 4 साल जो गैप, 5 साल गैप है, गैप रियली में आप सोचिएगा तो गैप एक साल का गैप मायने रखता है, और नहीं सोचने पे नहीं मायने रखता है सर। बहुतों लोग हैं, इवन कुछ लोग 31 ईयर्स में भी अमेजन और गूगल में आईआईसी बेंगलोर से प्लेसमेंट ले चुके हैं, गेट में अच्छे रैंक ला के। लोग जॉब छोड़, गैप उतना मैटर नहीं करता है। अगर आपका ड्रीम है, जैसे मैं इस बार ज्ञानू सर आईआईसी बेंगलोर गए सर, वो 2-3 ट्राई किए, उनका रैंक 1500 था, 2300 था। हमारे पास भी ऑफलाइन क्लासेस, यस सर, ऑफलाइन क्लास, और अंडर 500 रैंक लाके आईआईसी बेंगलोर गए, एआई कोर्स मिला उनको। तो मेरा ये मानना है कि गैप आपके अपने ड्रीम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ड्रीम उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फोकस हैं कि आपको आईआईटी में जाना है, अच्छे एनआईटी में जाना है, अच्छे प्लेसमेंट लेना है, जैसे टॉप ट्रिपल आईटी टॉप, ये सभी जगह प्लेस जाना है, तो आपको गैप उतना मायने नहीं रखता, पैसा नहीं लेना चाहिए। हाँ। और रहा बात, अगर आप मान लीजिए कि आप 1 साल 2 साल मेहनत करके, आप मान लीजिए कभी किसी का सैलरी 30-40 हज़ार को, जो प्राइवेट जॉब करते हैं सर, सैलरी सर्विस बेस्ड कंपनी में सर 30,000, 40,000, 50,000 सैलरी यही रहता है। और वहाँ से आप वो चीज़ छोड़कर आप 1-2 साल आप गेट पे फोकस करके अच्छे रैंक ला दिए, मान लीजिए 500 हो, 1000, कुछ भी रैंक लाए, अच्छे आईआईटीज एनआईटीज में चले गए, बिट्स में चले गए, उसके बाद सर वहाँ पे आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में लाख प्लस का जॉब ले सकते हैं। और वो आपको सर वहाँ से 30,000 पे स्टार्टिंग करके वहाँ जाने में आपको 10 साल 15 साल लगेगा, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग उस लेवल पे पहुँच भी नहीं पाएंगे। और ये 2 साल की मेहनत, 1 साल मेहनत और 2 साल कॉलेज करके उतनी जगह जा सकते हैं। इजीली मतलब अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, तो ओवरऑल है कि गेट इतना प्रेस्टिजियस एग्जाम है सर, स्पेशली कंप्यूटर साइंस के लिए, कि बच्चों को जंपिंग करवाता है सर। मतलब मान के चलिए कि एक जिसका पैकेज यहाँ पे 5 लाख के जॉब सालाना कर सकता है, वहाँ पे जाकर क्वालिटी है तो 20 लाख 30 लाख में जा सकता है आराम से। तो ये इतने ज्यादा कैरियर ग्रोथ कंप्यूटर साइंस के फील्ड में और कुछ कोई दूसरे एग्जाम नहीं दे सकता है सर। तो जो आप एग्जाम लिखने गए, गेट का एग्जाम जिस दिन, तो उस समय आपको ऐसा मतलब कैसा फीलिंग था आपका जब एग्जाम देने जा रहे थे, और जब एग्जाम में बैठे तो कैसा आपको फील हुआ, जब बाहर निकले तो कैसा फील हुआ? यस सर, एग्जाम इस बार 2021 का एग्जाम थोड़ा बाकी एग्जामों से डिफरेंट था। फर्स्ट टाइम यहाँ पे 3rd ईयर आए थे सर, फर्स्ट टाइम, इससे पहले भी आए थे, 3rd ईयर वाले आ गए थे। दूसरा क्वेश्चन MSQ आया था सर, 7-8 पैटर्न, हाँ 8-10 क्वेश्चन MSQ आए थे। तीसरा रैंडम ऑर्डर में क्वेश्चन आए थे सर, तो 2-3 वेरिएशन हुए थे। तो मेरे साथ क्या हुआ कि पहले हम रिलैक्स तो थे ही, तैयारी भी था, बट एग्जाम की रात में उतने अच्छे से सो नहीं पाए थे, 1-2 बज ही जाता है रिवीजन, और नींद नहीं आती प्रॉपर, बहुत लोग को नहीं आती, मेरे साथ भी हुआ था। एग्जाम में गए, पेपर जब देखे तो रैंडम ऑर्डर था सर, कभी 1 नंबर का क्वेश्चन, कभी 2 नंबर का क्वेश्चन, जब इससे पहले कभी नहीं होता था। नहीं, किससे पहले क्या होता था, थोड़ा पेपर से डिस्ट्रैक्टेड वे में था, तो उसको ढलने में 15-20 मिनट लग गया। तो FD सेक्शन में मेरा 15-20 मिनट टाइम गया, उसके बाद प्रॉपर वहाँ से पेपर में क्या होता है कि इस बार
बार रैंडम ऑर्डर था, एमएसक्यू क्वेश्चन थे, और तो थोड़ा सर वहाँ पे सर क्वेश्चन पेपर सिस्टमेटिक ढंग से नहीं दिख रहा था, कभी 1 नंबर 2 नंबर एमएसक्यू न्यूमेरिकल आंसर टाइप, तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन था। बट अपने आप को पेशेंटली हम क्वेश्चन सॉल्व करते गए सर, और मेन फोकस एक्यूरेसी पे मेरा था सर, तो बहुत अच्छे से बना के सॉल्व करते थे और बढ़िया गया था। लेकिन अटेम्प्ट कम हुए थे सर। मेरे साथ क्या था सर कि कुछ क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट नहीं थे, तो 2 बार अटेम्प्ट किए थे। एक सिंपल, मेरा मैथ बैकग्राउंड अच्छा है मैथ, फिर भी एक आइगन वैल्यू का 4 ऑर्डर का 4x4 मैट्रिक्स था, उसमें आइगन वैल्यू पूछ दिया था, मैक्सिमम आइगन वैल्यू क्या होगा, तो एक बार बनाया, लेकिन दोबारा वेरीफाई करने में 2-3 मिनट लग गया, तो थोड़ा बहुत ऐसा एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए हुआ था। तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए? मेरे हम तो 45 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए सर, और 5-7 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर सकते थे, तो पेपर को अच्छे स्टडी से फॉलो नहीं कर पाए थे सर। तो लेकिन ये लग रहा था अंदर से कि मेरा एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, और लग रहा था कि मेरा स्कोर 60+ चल जाएगा, इतना एक्यूरेसी ऐसा कॉन्फिडेंट था सर मेरा। तो कितना मार्क्स आया आपका? मेरा मार्क्स सर वही 53 पॉजिटिव थे, और एक सर 2 नंबर का क्वेश्चन गलत हुआ था, तो 50.33 मार्क्स थे, नॉर्मलाइज 50 मार्क्स थे मेरे, और मेरा 1491 रैंक था सर, 1491 रैंक था। और इस बार गेट का एग्जाम का नैरो मार्किंग से सर रैंक बहुत डिफरेंस होता है। एक और बात, 1-2 नंबर बहुत मायने होते हैं सर, ये 100 नंबर का एग्जाम है, और इसमें 2-4 नंबर बहुत मायने होते हैं। जैसे मान के चलिए सर कि मेरा 50 के करीब में 1500 रैंक है, और 1-2 नंबर का क्वेश्चन वो गलत नहीं होता तो 1000 पे आ जाते, और लगभग मान के चलिए सर कि 1000 रैंक लाने के लिए 500 रैंक लाने के लिए सर 55 मार्क्स 57 मार्क्स में 500 नंबर। हाँ, मतलब 60 के आसपास। अगर आप 60+ स्कोर कर रहे हैं तो ओल्ड आईआईटी और बहुत 400-300 के अंदर रैंक आने वाले हैं। और तो पेपर तो थोड़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट कम किए थे, बट एक्यूरेसी सही था सर। एमएसक्यू के क्वेश्चन सर थोड़े गलती हो गया सर, कहीं 3 सही थे, हम 2 ही ऑप्शन लगाए, और कहीं पे 4 सही थे, 3 ही ऑप्शन लगा पाए। वो सभी के साथ हुआ इसमें। हाँ, तो एमएसक्यू थोड़ा चैलेंजिंग होता है सर सॉल्व करना, और मेरे में 9 एमएसक्यू से थे सर। लेकिन तब भी आप जैसे मतलब बहुत दिनों बाद प्रिपरेशन स्टार्ट किए, फर्स्ट टाइम, मतलब 4 साल के बाद आपने पढ़ाई इतनी की होगी। यस सर, मुझे लगता है। यस सर, फर्स्ट टाइम ही सर उतना पढ़ाई, मतलब 4 साल में बहुत पढ़ाई किया। यस सर, मतलब मैं जैसा देखता हूँ कि 7-8 घंटे तो अपनी क्लास चलती थी लाइव। यस सर, यस सर, सुबह से स्टार्ट कर देते। हाँ सर, दिन भर क्लास ही और नोट्स बनाता। एक्चुअली में खुद पढ़ते थे। हाँ, मान के चलिए सर कि मेरा कंट्रीब्यूशन अगर हम जोड़े मई-जून के टाइम से फरवरी एग्जाम तक, तो लगभग 2000 आवर हो गया होगा सर। 800-900 घंटे तो सर आपके क्लास अटेंड किए, 500-600 घंटे सर आप लेक्चर नोट्स बनाए होंगे, और उसके बाद सर हम लोग गेट ओवरफ्लो का 3 वॉल्यूम था, और आपके भी आप बुकलेट भेजे थे, उसके सिलेक्टेड क्वेश्चन भी बनाए थे, फिर गेट ओवरफ्लो को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए, उसका 60% ही बना पाए थे सर, उतना टाइम नहीं मैनेज हो पाया था, बट उसमें भी टाइम दिए थे। मतलब आपने बहुत समय के बाद बहुत पढ़ाई किया। हाँ, मतलब सर मान के चलिए कि 2000 आवर टाइम देना पड़ा था, और उतना तो सर अच्छे रैंक, और मेरा तो ड्रीम था, सबको ड्रीम रहता है कि आईआईटी बॉम्बे जाए, ऐसी बेंगलोर, तो मेरा ड्रीम था टॉप आईआईटी जाना, और अभी लकली हम टॉप एनआईटी जा रहे हैं, और ट्रिपल आईटी हैदराबाद में भी मेरा हो गया था सर लकली। तो जैसे आपका रिजल्ट आया तो आपने मुझे बताया सर इतनी मेरी रैंक आई है। हाँ, तो हमने कहा तो एडमिशन तो हो जाएगा उस टाइम में। हम दोबारा प्रिपेयर भी कर रहे थे सर। अच्छा। लेकिन थोड़ा एज मेरा 29 ईयर ओल्ड हो गया है, थोड़ा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिस्टर मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फैमिली में अब दोबारा अटेम्प्ट लेना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। नहीं, तो मैंने भी आपको मना किया। टॉप एनआईटी तिरछी मिलने का जो जैसे हुआ काउंसलिंग में मिला, तो हम लोग पूरी तरह से हम भी शॉक्ड हो गए एक्चुअली में कि इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड को बहुत एनआईटी अलाउड नहीं करती है, सिर्फ एनआईटी तिरछी और एनआईटी इलाहाबाद अलाउ करती है सर। तो मेरे लिए एनआईटी इलाहाबाद जा रहे थे, और जैसे ही मेरा फर्स्ट राउंड में रिजल्ट आया एनआईटी तिरछी का, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 9 सीटेड है सर। अच्छा। और ईडब्ल्यूएस का 1 सीट था, तो मेरा 1 सीट पे पूरे इंडिया में एडमिशन हो गया, तो थोड़ा मतलब लक फैक्टर भी था एक्चुअली। तो फिर आपने जैसे गेट का रिजल्ट आ गया, यस सर, फिर मैंने आपको बताया कि अभी ट्रिपल आईटी हैदराबाद का भी एग्जाम है, तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन? मुझे लगता है उस समय तो आप प्रिपरेशन किए भी ना, आपका शायद टीचिंग फिर से स्टार्ट हो गया था। हाँ। नेपाल चले गए थे। हाँ, बीच में सर क्या हुआ कि गेट के बाद फिर आपका ये ट्रिपल आईटी हैदराबाद की जर्नी थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए आप। हाँ सर, गेट देने के बाद सर एडमिशन के लिए पूरे, और इस बार हम अटेम्प्ट इसी बार कॉलेज जाने के लिए हम विचार नहीं किए थे सर, दोबारा गेट पे फोकस जैसा लग रहा था, और ट्रिपल आईटी हैदराबाद में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था, बट फॉर्म अप्लाई कर दिए थे। तो शुरू में तो पढ़े सर, लेकिन फिर हम एक इंस्टीट्यूट से ऑफर आ गया, और पैसे का दिक्कत था, तो हम चले गए, नेपाल चले गए थे सर वहाँ से, और वहाँ भी आईआईटी के कुछ बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो वहाँ चले गए। फिर वहाँ से एग्ज़ाम, इसका 18 अप्रैल का एग्ज़ाम चेंज करके 3 जुलाई को हो गया। तब अचानक से आपको मैसेज किया कि सर एग्ज़ाम दे दे, तो आप बोले कि हाँ एग्ज़ाम दे दो, देख लो।
तो अचानक से एग्जाम देने आ गए, उसी बीच में हम एग्जाम देने आए और काउंसलिंग भी कर दिए सर। अदरवाइज हम ना एग्जाम देने आते तो ना काउंसलिंग करते NIT तिरछी का, तो एग्जाम भी देने आए। तो IIIT हैदराबाद में हम सिर्फ सिलेबस पता था हमको कि 50 मार्क्स ऐसे आता है, और सब्जेक्ट का नाम पता था और टॉपिक वाइज। लेकिन जो सर गेट में इतने मेहनत किए थे सर, तो मेरा कंप्यूटर साइंस गेट ही से, गेट का जो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं सर, उनके लिए सारे एग्जाम इजी हैं। गेट सबसे टफेस्ट एग्जाम है कंप्यूटर साइंस का, चाहे वो इसरो हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट हो या ट्रिपल, इसमें थोड़ा मैथ का वेटेज रहता है, बट कंप्यूटर साइंस में तो गेट सबसे अपर बाउंड्री है सर, जो गेट कर लिए काफी है। तो मेरा और IIIT हैदराबाद में सर बेसिक क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस के रहते हैं, उन लोग मतलब ऊपर ही टच करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग से ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं IIIT हैदराबाद में। बट हाँ, एप्टीट्यूड सेक्शन IIIT हैदराबाद का सर डिफिकल्ट होता है। IIIT हैदराबाद में एप्टीट्यूड सेक्शन था सर, वो मेरा एप्टीट्यूड मैथ पार्ट अच्छा था मेरा, तो उसमें 50 आउट ऑफ 50 40 के करीब स्कोर कर दिए थे। और कंप्यूटर साइंस वाले में 50 क्वेश्चन थे, तो प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन थे, और उसमें भी सही हो गए थे दोनों। और बाकी आप जो पढ़ाए थे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, तो गया था। लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि सर वहाँ पे क्या होता है कि आउट ऑफ 5-6 हज़ार बच्चे बैठते हैं, उसमें से 80-100 बच्चों को सिलेक्शन करते हैं, तो ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे कि हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड से एग्जाम दिए थे सर, और ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा, नहीं होगा, ऐसा कुछ डाउटफुल था, और लकली रिजल्ट आया तो हो गया था मेरा सिलेक्शन। तो फिर आपने, जैसे आपका तो NIT तिरछी में भी हो गया, IIIT हैदराबाद में भी हो गया, तो कैसे डिसाइड किया आपने कि हमको NIT तिरछी ही जाना चाहिए? वैसे तिरछी भी अच्छा कॉलेज है, यस सर, लेकिन IIIT हैदराबाद भी एक अच्छा कॉलेज है। हाँ सर। तो जैसे आपने बताया कि फाइनेंशियल इशू वगैरह था, तो कैसे आपने डिसाइड किया? ये थोड़ा सा शॉर्टकट में जानना। हाँ, एक्चुअली में IIIT हैदराबाद का कोर्स था सर थोड़ा हैवी था, और NIT तिरछी का कोर्स थोड़ा कम हेक्टिक था, तो थोड़ा कोर्स लोड में हमको कोडिंग स्किल इंप्रूव करना था। तो शायद हमको ऐसा लग रहा था IIIT हैदराबाद का कोडिंग कल्चर तो बहुत बढ़िया है सर, लेकिन वहाँ पे कोर्स लोड की वजह से उतने सारे टाइम नहीं दे पाए, क्योंकि कोडिंग में आपको 5-6 घंटे तो टाइम निकालना ही चाहिए। और एक MTech का पढ़ाई जनरली 2 साल का नहीं, 1 ही साल का होता है सर, बाकी तो 1 साल आपको प्लेसमेंट में बैठना रहता है। तो हम NIT तिरछी से बहुतों चीज़ों में IIIT हैदराबाद बेस्ट चॉइसेस थे सर, बट NIT तिरछी में थोड़ा रिपुटेशन इसका हाई रैंकिंग है, इंडिया का टॉप NITs है, और गवर्नमेंट है, और फी कम है सर। और मेरे मामा जी थे, वो स्पेशली बोले कि नहीं तुमको प्राइवेट में नहीं जाना है, और उनका भी था, और हम भी यशनो में थे। फिर लगा कि बहुतों लोग का इमोशंस भी जुड़ा हुआ है NIT तिरछी के खिलाफ, ये तिरछी के करीब था इमोशन जुड़ा हुआ, तो फिर हम भी फाइनली यशनो करते हुए डिसाइड किए। वैसे दोनों में जैसे IIT बॉम्बे और IIC बेंगलोर जैसा चॉइस है सर कि दोनों में कौन सा बेस्ट है, तो ऐसे दोनों का प्लेसमेंट एवरेज प्लेसमेंट भी सही, मतलब एवरेज सैलरी वगैरह का 20-22 लाख दोनों में है। अरे पुराना कॉलेज है ना, और NIT तिरछी का एलुमनाई एसोसिएशन IIIT हैदराबाद से भी बेटर है सर, क्योंकि 1964 का कॉलेज है, उसका कॉलेज का सर 50 साल कॉलेज का हो गया है, 50 साल से ऊपर हो गया सर, 57 साल। और उन लोग का बहुत इंडिया USA सब में बहुत अच्छे बड़ी कंपनीज में लोग जॉब करते हैं। अमेजन में 500 प्लस है सर, गूगल में 200 के करीब वहाँ पे जॉब करते हैं। तो एज ए उसका एलुमनाई ग्रुप बहुत बढ़िया था, और हैवी कोर्स थोड़ा इजी था, कोडिंग का टाइम मिलता, तो और प्लेसमेंट तो अच्छा हो ही जाएगा अगर अच्छे से हम लोग। प्लेसमेंट का कोई डाउट ही नहीं कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बहुत सारे बच्चे वहाँ से पढ़ चुके हैं। यस सर, रघुवीर सर है, ओरेकल में है सर, ओरेकल में है। उससे पहले भी एक स्टूडेंट था मेरा, पहला स्टूडेंट गया था शुभम शर्मा करके, यस सर, अभी कॉलकॉम में जॉब कर रहे हैं। गुड सर। तो मतलब हर साल जाते बच्चे। तो और वहाँ पे एक और था कि वहाँ पे सिर्फ 35 बच्चे थे, तो कंपटीशन कम ही बच्चों में था, और ज़्यादा अच्छा लगा। और फी कॉन्सेंट भी था सर, वहाँ पे फी 8 लाख थे, यहाँ पे फी नहीं था, तो ये सब चीज़ें प्रॉस कॉन्स थे। तो NIT तिरछी बेस्ट चॉइस लगा, और वहाँ पे जा रहे हैं सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने हिसाब से एक अच्छी चॉइस ले लिया। यस सर। तो और क्या बताना चाहेंगे जो आपके व्यूअर्स हैं इनके बारे में, कि मतलब कैसे इनको मोटिवेट रहना चाहिए, कैसे, क्योंकि क्या होता है ना, जब क्योंकि ये जो प्रिपरेशन है ना, ये कंटिन्यूअस की प्रिपरेशन है, कंटिन्यू आपको लगे रहना पड़ेगा, और लास्ट तक लगे रहना पड़ेगा। मैं देखता हूँ कुछ बच्चे ऐसा होता है कि स्टार्टिंग एकदम जोश से लगते हैं, लेकिन लास्ट में आते आते जैसे गेट का एग्जाम आने लगता है, उनका जोश कम हो जाता है। एक रीजन ये होता है। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि यहाँ पढ़ने के बाद ठीक उनको लगता है कि कुछ कंटेंट की कमी तो नहीं रह गई, तो इधर उधर भटकने लगते हैं वो लोग, कि आजकल तो यूट्यूब का जमाना भी आ गया, तो बहुत सारे लोग
इधर यूट्यूब तो सर मान के चले बहुत डिस्ट्रैक्शन का चीज़ है। हम लोग कंटेंट अपने पास है, सर पढ़ा रहे हैं और लेक्चर नोट्स रहने के बावजूद कुछ बच्चों में वैसा आदत भी होता है सर कि उनको अच्छी चीज़ें भी पसंद नहीं आती है। तो हम लोग को कंटेंट यहाँ एक बहुत अब अपने पॉजिटिव जो हमें लगा इंस्टीट्यूट के बारे में 2-4 चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। तो iGET भिलाई में सबसे फर्स्ट जो फेथफुल लगा हमें कि मेरे सिद्धार्थ सर जो इतने बारीकी से कोर्स को डिलीवर करते हैं, बेसिक से लेके कि कोई बच्चा एवरेज बच्चा भी अच्छे से समझ जाए एडवांस लेवल तक। तो कंटेंट का एक भी परसेंटेज हमें इशू नहीं लगा सर आपके क्लास में। हम आपके कंटेंट के लेक्चर नोट्स बनाए हैं अच्छे बारीकी से और उसी को बाद में शॉर्ट नोट्स में भी कन्वर्ट किए। तो कंटेंट के मामले में कहीं पे कोई इशू नहीं लगा। और तो कंटेंट के मामले में तो भटकने का कोई जरूरत नहीं है। जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको बोल्डली सजेशन है कि यूट्यूब दिस डेट में आपको करने का कोई जरूरत नहीं है। कंटेंट यहाँ से 100% सही कंटेंट मिल रहा है। आपको बताओ जो टॉप किए हैं, जो बच्चे टॉप किए हैं, जैसे उज्जवल है, संस्कार है, ये लोग तो मल्टीमीडिया से बहुत दूर रहते थे। यस सर। ये लोग कभी मल्टीमीडिया में गए ही नहीं। मतलब अब मैंने वो लोग टॉप करने के बाद जब मैंने उनको बोला ना फेसबुक अकाउंट बना लो, तब उन्होंने अकाउंट बनाया। यस सर। बोले नहीं सर तो मेरे पास इंस्टाग्राम और फेसबुक तो है ही नहीं। कुछ लोग होते हैं सर जो कंटेंट कलेक्ट करते हैं। तो हम लोग को कंटेंट के बाइट में एक यूनिक सोर्स है। और रहा बात आप iGET भिलाई आए हैं तो आई विल गारंटी यू कि यहाँ पे कंटेंट में कोई इशू नहीं है। आप लेक्चर लेकिन लाइव क्लासेज और रिकॉर्डेड क्लासेज ऐप में भी अब आ गया सर, उसका बहुत फायदा उठाइए। रेगुलर क्लासेज अटेंड कीजिए और नोट्स में मेकिंग कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो और रहा बात सबसे इंपॉर्टेंट थ्रू आउट जर्नी की बात रहा तो मोटिवेशन सर से भी आप मोटिवेशन ले सकते हैं। और सबका अपना अपना जर्नी होता है। सर ने 15-20 साल इतने मेहनत करके iGET को खड़ा किया है। इस साल भी 50+ बच्चे सर, आपके 50 बच्चे यहाँ से मान के चलिए कि IIT में 15-20 बच्चे, 20 बच्चे NITs में और बिट्स में भी सर 5-6 बच्चों का हुआ। हाँ, पिलानी, हैदराबाद, गोवा सारे कैंपस में हुआ है। IIIT हैदराबाद में 2 का हुआ था। इवन ISI कोलकाता में 2 लोगों का हुआ है। और एक लड़की थी सर जो मेरे ऑनलाइन बैच में थी, उसके साथ क्या हुआ था कि गेट में थोड़ा स्ट्रेस की वजह से, फैमिली प्रॉब्लम बहुतों को होता है सर, मेरे साथ खुद था, तो उनके गेट में थोड़ा रैंक खराब हो गया था, 2-3 हज़ार रैंक चला गया था। लेकिन वो लगी रही और उनका ISI में ऑल ओवर इंडिया में 41 में सर उनका 25th रैंक था, 41 का सिलेक्शन हुआ था। तो जो मेहनत जो गेट में करते हैं हम लोग, वो मेहनत तो काम आता ही आता है सर। 100%। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे कोर्स पे जो कोर्स कंटेंट है उस पर आप फोकस रहिए अच्छे से क्लास। और सर की बात कहें, सर हम लोग को पर डे 6 घंटे से लेकर 8 घंटे तक क्लास लेते थे पर डे। ऐसा टाइम आया है 6 घंटे 8 घंटे 3-3 सब्जेक्ट पैरेलली पढ़ाते थे उस समय जब कोर्स लोड हो गया था कुछ दिन, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑनलाइन ट्रैक पे आए थे। अब तो आप इजिली हो गया है सर सब चीजें, अब तो रिकॉर्ड भी हो गया है। तो उस समय तो हम लोग सर इतने ज्यादा मेहनत, बहुत सारे बैचेज को पढ़ाते हैं तो सर 8 से 10 घंटे पढ़ाने में मेहनत करते हैं और सर का रेगुलर ऐसा काम कर रहे हैं वो पैसे के लिए। और हम लोग का एक ड्रीम है जिसपे हमको लाइफ चेंज होने वाला है, जंप लगने वाला है, तो हम लोग को 10-12 घंटा टाइम तो देना ही चाहिए। और जो अगर 100 के अंदर रैंक चाहते हैं कि 100 के अंदर रैंक आ जाए और सोच रहे हैं कि 5 घंटे 6 घंटे पढ़ेंगे 100 के अंदर रैंक आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको 10 घंटे 12 घंटे देना ही पड़ेगा। टाइम तो आप दीजिएगा तभी। जैसे हम ही थे, हम सर 500 के अंदर रैंक लाने लायक मेहनत किए थे। और लक है या एग्जाम में नहीं कर पाना अलग बात होता है हम लोग बहुत लोगों के साथ, लेकिन हमें मानना है कि 10-12 घंटे टाइम निकालना ही चाहिए। अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, लेक्चर नोट्स बनाना चाहिए और टेस्ट सीरीज का प्लानिंग भी प्रॉपर्ली करें। उज्जवल सर जो किए थे, जो बहुतों काबिले तारीफ है, अंडर 100 रैंक, प्राउड बात है। 2 लड़के लाए थे इस बार सर। तो उज्जवल सर प्रॉपर्ली प्लान करके टेस्ट सीरीज, बहुत टेस्ट सीरीज दिए थे। तो हमें मानते हैं कि हाँ स्ट्रेटजी अलग अलग होता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि 5 ही 10 फुल टेस्ट दिए होंगे, अंडर 100 रैंक लाए होंगे, लेकिन वो एक्सेप्शन है। लेकिन जो जनरल रूल क्या है सक्सेस का, गेट का, सक्सेस का सर, उसमें क्या प्रॉपर्ली कोर्स पढ़िए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कीजिए, रिवीजन कीजिए और टेस्ट सीरीज प्लानिंग में से दीजिए। आप टेस्ट दीजिए अच्छे। iGET का यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी बहुत बढ़िया, 84 टेस्ट है शायद आपके, और साइड में कुछ दूसरे इंस्टीट्यूट में भी जो अच्छा 1-2 टेस्ट ले लीजिए। हम लोग भी बोलते हैं कि आपको जो अच्छा, हाँ, जो सुटेबल टेस्ट। और टेस्ट को आप एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत कम ही टेस्ट को एनालिसिस कर पाए थे। तो एनालिसिस करने से क्या होता है सर कि हम लोग सीखते हैं और टाइम मैनेजमेंट भी आता है। और एक्चुअली में क्या है कि आप मान के चलिए कि 65 में आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए अच्छे से, 10 क्वेश्चन छोड़ के चलिए, तो आपका रैंक अंडर 500 है। हम खुद 45 क्वेश्चन में मेरे अच्छे रैंक आ गए। तो ये कहना है कि हम लोग को एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। तो टाइम तो गेट में टाइम नहीं मिल पाएगा आपको, अगर अच्छे से टाइम नहीं मैनेज कीजिएगा तो इजी क्वेश्चन छूट जाएगा। मेरे साथ खुद हुआ है सर। सी का
2-3 नंबर का क्वेश्चन सर हम टाइम के चलते नहीं मैनेज कर पाए। मान के चलिए कि मेरा 5-7 नंबर छूट गया है टाइम मैनेज के चलते। अगर हम टेस्ट सीरीज और अच्छे से प्लानिंग करते तो विदिन 500 रैंक रहता। तो आप लोग टेस्ट सीरीज को भी प्रॉपरली प्लान कीजिएगा। टेस्ट सीरीज में यही रूल है कि आप फुल टेस्ट जितना ईयरली, मतलब 15 दिसंबर से 10 दिसंबर से इवन 1 दिसंबर से आप फुल टेस्ट शुरू कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और था मेरा तुमसे कि जैसे अब आप इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हैं। यस सर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड को सीएस पे कितना डिफिकल्ट पड़ता है? ऐसे बोले सर तो सब्जेक्ट डिफिकल्ट इंटरेस्ट पे जाता है। आप सब्जेक्ट को इंटरेस्ट बना लेंगे तो आसान लगने लगेगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरे साथ कम्युनिकेशन सिस्टम हमको इजी लगता था और सबको डिफिकल्ट लगता था। वही कंप्यूटर साइंस में सर कुछ सब्जेक्ट तो डिफिकल्ट हैं, स्पेशली सीएन है, उसमें सर मल्टी कॉन्सेप्ट रहते हैं। क्वेश्चन में भी 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्सिंग होते हैं और थोड़ा डायनेमिक है, चेंज होते रहता है टाइम के साथ कॉन्सेप्ट। तो कुछ सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, बट ऐसे बोला जाए तो कंप्यूटर साइंस में एक अच्छे टीचर हो जो प्रॉपरली कंटेंट दे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मैथ स्किल अच्छा हो। कंप्यूटर साइंस जिसके पास मैथ स्किल कम है उसको सर तो कंप्यूटर साइंस से पहले मैथ पे ध्यान देना चाहिए, उसको मैथ एप्टी स्किल्स भी बढ़ाना चाहिए, सीडीएस अलगो पे ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो कंप्यूटर साइंस में जिसको सॉफ्टवेयर के फील्ड में अच्छा करना है तो मैथ सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो मेरे लिए प्लस था मैथ मेरा अच्छा था और इंटरेस्ट हम कंप्यूटर साइंस में बना लिए थे सर। इंटरेस्ट बनाने के पीछे 2 रीजन है। एक तो सर आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे चीज़ों को बेसिक से, आप टीओसी में कॉफी मशीन से शुरू करते थे सर और बेसिक कर करके उसके बाद ट्यूरिंग मशीन तक लेके गए थे। तो एज ए आपका पढ़ाने का तरीका इतना हमको अच्छा लगा था, बहुत डाइजेस्टेबल है सर। मार्केट में बहुत चीज़ें सोर्स है, इवन नेप्टेल वीडियो सभी के साथ सूटेबल नहीं है सर। उसमें क्या है कि बहुत हाई कंटेंट दे देते हैं, कुछ को पता नहीं चलता। आप बेसिक से चीज़ों को इस तरह से समझाते थे कि वो सब चीज़ें डाइजेस्ट हो जाता था। तो एज ए मेरा मोटिवेशन था कि सर आप इंटरेस्ट इतने जगा दिए थे सब्जेक्ट में कि कभी हमको सब्जेक्ट हटने का मन नहीं किया। इवन अभी हम दोबारा से सर का लेक्चर हम देख रहे थे, आपका सर गेट एग्जाम के बाद हम लेक्चर रिकॉर्डेड लैब पे देख रहे थे और लगभग 100 घंटे से ऊपर हम देख लिए होंगे। टीओसी लगभग फिनिश हो गया था, कंपाइलर डिजाइन में हम थे, तो अब तो ऐप भी आ गया। तो एज ए सर का लेक्चर ये हम नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा देखना है, एक बार सर का लेक्चर देख के नोट्स बना के और कभी कहीं टॉपिक में दिक्कत हो तो दोबारा भी आप देख सकते हैं, ऐप पे बहुत फ्रूटफुल होता है। तो रहा बैकग्राउंड की बात, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या केमिकल हो, एग्रीकल्चर हो या कोई मैकेनिकल हो, कंप्यूटर साइंस में बहुतों बच्चे आते हैं और अंडर 1000 रैंक लाने वाले 50 बच्चे मिल जाएंगे, 50 बच्चे जो अदर ब्रांच से हैं। क्योंकि कंप्यूटर साइंस में सर बाकी ब्रांच से ज़्यादा गेट में कंप्यूटर साइंस में फ्रूटफुल है सर। उन लोग का एमटेक करने के बाद भी क्या ऑप्शन है, सिर्फ ऑप्शन है कि पीएचडी किया जाए या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब किया जाए। लेकिन यहाँ पे और गवर्नमेंट जॉब का सैलरी तो 60-70 हज़ार 50 हज़ार लाख के बीच में होता है, बट यहाँ सॉफ्टवेयर जैसा ग्रोथ किसी फील्ड में नहीं है। तो अभी बूम चल ही रहा है, सबको पता है। तो एज ए गेट फ्रूटफुल है, तो बहुत बच्चे सर अदर ब्रांच से भी कंप्यूटर साइंस में दे रहे हैं। खुद इलेक्ट्रॉनिक्स से हम कंप्यूटर साइंस में आने के 2 रीजन था, एक पैसा भी था कि इसमें पैसा ज़्यादा है और दूसरा मेरा मैथ अच्छा था तो लगा कि एप्लीकेशन होगा, और तो इस चीज़ की बात हो। तो एज ए मेरा एक कहना है कि आप जो सर लेक्चर जो बताते हैं उसको कंटेंट को अच्छे से डाइजेस्ट कीजिए और पढ़िए, समझिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और सर खुद इतने ज़्यादा आईगेट भिलाई का जो टीम इतना स्ट्रॉन्ग है अभी तक से, मान के चलिए कि हर एक साल 50 बच्चे 30 बच्चे, मतलब इधर इस साल तो और रिकॉर्ड हो गया सर, हर एक साल 30-40 बच्चे आते होंगे, तो इस साल और 50 प्लस चले गए, 55 हाँ। और अभी इस समय में कोविड टाइम में बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर कि और तो ये बहुत मतलब सर ने ऑनलाइन में इतने अच्छे से सिलेबस कंप्लीट किया कि बहुत चैलेंजिंग टास्क था। इसीलिए देखो हमारा क्या पहला ही मकसद होता है कि जो बच्चे हमारे पास एडमिशन लिए हैं उनको अच्छे से पढ़ाया जाए, इसलिए हम लोग यूट्यूब वगैरह उतना अच्छा नहीं करते हैं। हाँ सर, तो देखते हैं यूट्यूब से टाइम नहीं मिलता हमें, क्योंकि हम अपने बच्चों के साथ ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो हमारा पूरा फोकस अपने जो एडमिशन लिए हुए बच्चे उन पे रह जाता है। और ये सर ऑनलाइन में सर आपको ऑल ओवर इंडिया से सर बच्चे कनेक्ट हुए। मेरे बैच में भी सर राजस्थान के भी बच्चे थे, यूपी के तो भरे पड़े थे, बिहार से तो हम लोग थे बहुत, बंगाल, सभी जगह। तो ये आपके ऑनलाइन आने से सर बहुतों का कैरियर भी बन गया सर, बहुतों बच्चे बाहरी स्टेट से भी पढ़ रहे हैं। तो कोविड का तो प्लस माइनस दोनों है सर, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कॉन्सेप्ट है। तो गुरु नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये कि आपकी जो जर्नी थी, यस सर, इसमें आपको कितना सपोर्ट लोगों से मिला और कहाँ से मिला? यस सर, एक्चुअली में कोई भी ड्रीम होता है सर, उसमें सपोर्ट तो चाहिए ही। टीचर के तौर पे आप तो सर, आपका योगदान तो सर नहीं है सर, आप ही के बदौलत हम यहाँ तक आए हैं, क्योंकि आपने सब्जेक्ट शुरुआत से लेके सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाया और मोटिवेटेड रखा।
तो एज ए होल क्रेडिट इसमें आपका ही जाता है सर, इतने अच्छे प्रॉपरली मोटिवेटेड और रिजल्ट आने में। और फैमिली और दोस्त लोग का भी बहुत योगदान रहा सर, खासकर मेरे भाई वो PDF वाला गेट ओवरफ्लो का बुक्स आता था, उसको प्रिंट आउट करवा कर ला कर खाने पीने में बहुत मदद करते थे। दोस्त लोग मोटिवेटेड रखते थे। और सीनियर लोग का इंटरेक्शन सर, आईगेट में एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है सर, कुछ सीनियर लोग का 15 दिन 20 दिन 1 मंथ पे इंटरेक्शन होता था, वो सपोर्ट किया। और बाकी आप रेगुलर इतने मेहनत करते थे और करवाते थे, तो जुनून रेगुलर कैंप था। तो ओवरऑल मेरे जर्नी में सर भाई बहन का भी, बहन है मेरी, वो बहुत सपोर्ट करती थी, और फ्रेंड लोग भी सपोर्ट किए। तो ये सब कैरियर में बहुत सपोर्ट मिला। मतलब इससे क्या होती है, थोड़ी जर्नी अपनी इजी हो जाती है। यस सर, हाँ लोग, और एक बहुत जरूरी है, दोस्त लोग में का सपोर्ट बहुत जरूरी है, पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करते हैं, मोटिवेशन। वैसे हम बहुत ज़्यादा थोड़े इधर स्ट्रेस में थे, कोविड आ गया था सर, तो फोकस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन सब लोग का सपोर्ट से और ज़्यादा फोकस्ड हुए और अच्छा टाइम भी निकल गया और सक्सेस भी मिल गया। और सर ब्रेक 4 साल के ब्रेक के बाद करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसमें अच्छे सब कुछ अच्छा मिला सर। यहाँ टीचर से लेके, कंटेंट से लेके, फैमिली वाइज भी बहुत लोग सपोर्ट किया। और आपने भी खूब मेहनत किया। यस सर, मेहनत तो हुआ है, और मेहनत करना ही पड़ता है। जैसे बहुत लोग, इवन मेरे दोस्त लोग हैं, कोई एक IAS ऑफिसर है मेरे दोस्त, वो दोबारा इस बार IAS का इंटरव्यू दे रहे हैं। तो इवन ड्रीम, अच्छे ड्रीम के लिए इवन कुछ लोग गेट में, जैसे ज्ञानेंद्र सर हैं, वो उनको IIT मिल रहा था, लेकिन IIC बेंगलोर के लिए दोबारा एग्जाम दिए। तो बहुतों लोग हैं जो फाइट करते रहते हैं। मेरे एक सीनियर हैं अपूर्व पांसे सर, इनका भी बहुत योगदान रहा था सर कैरियर में सर, वो बीच में मोटिवेटेड करते रहते थे। वो खुद 5-7 साल जॉब के बाद, वो IIIT बेंगलोर में है सर, तो अपूर्व पांसे सर और आपको ज्ञानेंद्र सर, ये सब बहुत, सचिन सर IIIT हैदराबाद से, तो सीनियर लोग भी इंटरेक्ट करके मोटिवेटेड रखते थे सर। तो जर्नी में तो सपोर्ट चाहिए सीनियर का, और बहुत योगदान रहा था। अभी आपके कुछ स्टूडेंट भी हमारे पास आईगेट के अंदर पढ़ रहे हैं, जिनको आपने मैथ्स पढ़ाया था। यस सर, तो वो भी लोग बहुत ही मोटिवेटेड। हाँ, मेरे बैच में मेरी एक स्टूडेंट NIT पटना कंप्यूटर साइंस के सर, अंशिका अंशु, वो भी पढ़ रही, बहुत मेहनत करती है। फिर एक कोमल है, IIST शिवपुर की है, और 2-3 स्टूडेंट है, सोनू विकास, तो बहुत लोग पढ़ रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा लगता है, जैसे स्टूडेंट अच्छा करे तो अच्छा लगता ही है, तो उन लोग के लिए उन लोग खुद हमसे भी मोटिवेटेड रहते हैं सर, तो अच्छा लगता है। और आईगेट रियली में सर हम लोग भी इसको चाहते हैं, जिस तरह आईगेट कंट्रीब्यूट हम लोग को किया है, तो हम लोग भी लोगों को गलत जगहों से जाने से भटकाते हैं। बहुतों लोग हैं सर कम मेहनत कर रहे हैं, चाहे तो अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम खुद बहुतों बच्चे जो कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहे हैं, तो पता चलता है कि कंप्यूटर साइंस लियो बीटेक, तो उनसे पूछते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि क्या कर रहे हो, अगर सर का सी का क्लास अटेंड करो, और स्पेशली हम ऐसे बोलते हैं सर। और उसके बाद सी का क्लास करने के बाद बच्चे हमेशा यही बोलते हैं, सर बहुत बढ़िया किए सर, क्लास करके बहुत कुछ सीखने को मिला, कंटिन्यू करेंगे। तो रियली में बहुत सर बहुत अच्छा। नहीं, हम लोग भी चीट नहीं करते, मतलब हमको जो देना है, जितना कंटेंट देना है बच्चे को, यस सर, एक प्रॉपर वे में उतना हम देने की पूरी कोशिश करते हैं। वो तो हम देखते हैं सर। पहले बात है सर कि बहुत टीचर क्या करते हैं कि पैसे आपसे ले लिए, हमको ऐसा लगता है सर ऑनलाइन में वो ऐसा करते ही होंगे, और उन लोग सी के 20 घंटे में 10 घंटे में खत्म कर दिए। तो वैसे नहीं होता, पढ़ाई में टाइम तो लगता है सर, अच्छे से पढ़ने और पढ़ाने में टाइम लगता है सर। हम खुद टीचर पेशेंस तो रखना पड़ेगा। तो एज ए सर सी में सर उतने टाइम दिए, लेकिन उसका फ्रूटफुल लाइफ लॉन्ग है सर। डीएस अलगो में उतना आप अच्छे से पढ़ाएं, उसका अभी हम दोबारा रिवीजन कर रहे हैं सर। अभी मेरा कोडिंग हम शुरू कर दिए हैं, तो कोडिंग शुरू करने में अभी भी हम सबसे पहले आपका डीएस अलगो को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और ऑपरेटिंग C++ भी आप चालू कर दिए हैं सर, उसका भी लेक्चर हम देखते हैं कुछ चीजें टाइम निकाल के, और डीएस अलगो भी रिवाइज कर रहे हैं। तो हमारे जो पुराने स्टूडेंट अभी जो IIT, IIITs, NITs गए ना, यस सर, इंटरव्यू में यही कोर्स सब्जेक्ट ही काम आता है। हाँ सर, और 3 सब्जेक्ट तो बहुत ज्यादा, जैसे में CDS अलगो तो अल्टीमेट, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, और आप सब्जेक्ट CN का भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट तो होता है। तो लास्ट आप क्या बोलना चाहते हैं अपने जूनियर्स को, क्या एडवाइस देना चाहते हैं? हम एडवाइस ये देना चाहते हैं कि सबका अपना लाइफ का जर्नी है सर, और सब लोग अच्छी जगह ड्रीम के लिए फाइट करना पड़ता है। कोई 25 में फाइट कर रहा है, कोई 29 पे, मेरा एज 29 है, और हम 5 ईयर बाद 2016 में, और मेरा जर्नी सर बहुत चैलेंजिंग था। एक्चुअली में हम जब NIT कुरुक्षेत्र जाने के लिए हम 3 अटेम्प्ट दिए। पहले बार मेरा 2 लाख रैंक था, 80,000 रैंक था, फिर 11,000 रैंक लाए थे, तो बीटेक के लिए मिला। उसके बाद घर का भी कुछ कंडीशन अच्छे नहीं थे, मम्मी पापा बीमार रहते थे, और मेरी मॉम डेथ कर गई थी 2017 में, और तो हम बाहर नहीं गए थे, घर पे आए थे। फिर गेट का भी एग्जाम में जर्नी अलग था। पहले तो हम 2016 में इलेक्ट्रॉनिक्स से गेट दिए, उसमें 5,000 रैंक था। 18-19 में गेट कंप्यूटर साइंस से दिए, बिना पढ़े हुए क्वालिफाई किए। 20 में दिए गेट कंप्यूटर साइंस, क्वालिफाई नहीं किए,
क्वालिफाई भी नहीं किए, और 21 में डायरेक्टली बिना क्वालिफाई किए हुए से NIT तिरछी जाना, और IIIT हैदराबाद भी क्वालिफाई कर गया सर, और मतलब 100 बच्चों में सिलेक्शन इंडिया में हो गया, तो भी एक प्राउड मोमेंट था। हमको बहुत बहुत अच्छा लगा कि हम भी IIIT हैदराबाद जैसे एग्जाम। एक्चुअली देखिए कि आपने जो प्रिपरेशन की थी ना, मुझसे आप पूछेंगे आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी, आपने बहुत मेहनत की थी, और हम लोग भी कॉन्फिडेंस थे कि आप टॉप 100 में आ सकते हैं। yes, लेकिन वो होता है कि 3 घंटे का थोड़ा खेल होता है, yes, 3 घंटे में जाके थोड़ा प्रेशर में आए, वो भी होता है। और दूसरा एक होता है ना सर कि स्ट्रेस, हम स्ट्रेस में थे सर। हम एग्जाम के 10-15 दिन पहले थोड़े से निगेटिव थॉट में रहते थे, क्या होगा, डरते थे, इवन कभी कभी रोने लगते थे, ऐसा सिचुएशन आता था सर। तो ऐसा आता है, बहुतों के साथ आता है, और हम स्ट्रेस मैनेजमेंट में थोड़ा सा गलती किए होंगे। तो स्ट्रेस में रहने नॉलेज का कमी नहीं है, वो अदर फैक्टर्स है। हाँ, बहुत वही सर, बहुतों के साथ वैसा होता है। हम नहीं, जैसे आपने IIIT हैदराबाद का एग्जाम दिया तो आपने बिल्कुल स्ट्रेस फ्री देखे, तो एग्जाम वही एटीट्यूड सर अगर हम गेट में रखते तो नो डाउटली मेरा अंडर 200 अंडर 300 रैंक आ सकता था, इवन अंडर 100 ला सकते थे। तो सच बताएं तो एग्जाम में सक्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट है सर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और स्ट्रेस फ्री होना। तो एग्जाम को बड़े नहीं लीजिए, और आपका एक कोट्स हमको हमेशा याद आता है सर अभी भी, और हमेशा वही जुनून देता है आगे पढ़ने के लिए। आप बोलते थे कि लगे रहना है, आप बोलते थे हम स्टेज में कि सर दिक्कत हो रहा है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, लगे रहो। हम लोग सर टाइम कम है, प्लानिंग कर रहे हैं, तो लगे रहना है, सब हो जाएगा। तो ये जो आपका स्टेटमेंट था सर बहुत पॉजिटिव एनर्जी था, सिर्फ लगे रहना है, ये रियली में मेरा फेवरेट कोट्स बना हुआ है। 100% कभी भी कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता, एक गारंटी है। हाँ। अब मैं आपको ये भी गारंटी दूं, आप किसी भी टीचर के पास, किसी भी साइंटिस्ट के पास चले जाओ, 100% क्वेश्चन वो भी नहीं सॉल्व कर यस सर, सबको सर इसमें सर सोचिए ना कि 100 में 65 नंबर लाने पे आपका अंडर 100 रैंक आ रहा है, तो एग्जाम में सर तो लो स्कोरिंग एग्जाम है। हाँ। तो आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। और जो अभी एक और बात बता रहे, एग्जाम में इवन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका टेस्ट सीरीज में 30-35 आ रहा होगा लो कॉन्फिडेंस, लेकिन वैसा नहीं है। एग्जाम में बहुतों बच्चे ऐसे होंगे जो 30 लाने वाले एग्जाम में 45, 50, 60 तक ला सकते हैं। तो डायनेमिक होता है, इसलिए सर्टेनिटी नहीं एग्जाम पे। चूंकि बच्चे लोग क्या होता है ना, एग्जाम देते हैं तो किसी 10 नंबर आ गया, 20 नंबर आ गया टेस्ट में, तो गिव अप कर देते हैं। नहीं, गिव सबसे मेन वही सर, एक मेरा भी क्वेट से फेवरेट, डोंट गिव अप। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हम लोग की लाइफ में कि हम लोग ट्राई करना छोड़ देंगे तो पाएंगे कैसे। और इवन आपको भी पता है कि प्रेस्टिजियस एग्जाम जो होते हैं उसमें सब लोग 5 बार 6 बार अटेम्प्ट लेते हैं, यूपीएससी से लेकर बहुत सारे इंटरव्यू आप देखते होंगे। तो हम लोग को गेट में भी बहुतों बच्चे हैं जो ये मैकेनिकल वाले वो अंडर 100 रैंक लाने के लिए 5-6 अटेम्प्ट लगाकर जाते हैं। सीएस में जरूरत नहीं है। और हाँ, बट सीएस में एक है जो अगर ईयरली स्टार्ट किए हैं तो, और स्मार्ट ब्रेन के मैथ अच्छा, मैक्सिमम में कम 2 साल। हाँ बस सीएस में तो हमें बताया सर उनका प्रिपरेशन जी, हाँ मैक्सिमम 2 साल, और अगर 10 मंथ अच्छे से यूटिलाइज कोई कर ले तो अंडर 500 रैंक ला सकता है। आप 6 मंथ कोर्स कंटेंट डेवलपमेंट में 6-7 मंथ, और लास्ट के 2-3 मंथ रिवीजन, टेस्ट सीरीज प्लानिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंटेंट के साथ ही अटेम्प्ट करना चाहिए कुछ क्वेश्चन। तो मेरा ये मानना है कि गेट कंप्यूटर साइंस में आपको अच्छे करने के लिए रेगुलर लगे रहना जरूरी है। आप एवरेज 10 घंटे 8 घंटे टाइम दीजिए, अच्छे से क्लास अटेंड कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और प्लान कीजिए। और डरना नहीं है, लो स्कोर से नहीं डरना है। स्कोर वेरी करता है, उसी एग्जाम को अगर अलग अलग मूड में आप दीजिएगा तो कभी 50 के जगह पे 60 भी आ जाता है सर। तो डरना नहीं है। और बहुतों बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं सर, और हमको बहुत खुशी होता है कि यहाँ के बच्चे, खासकर आईगेट भिलाई के बच्चे इतने मेहनत करते हैं, और उतना अच्छा रैंक आना, और ऑल ओवर इंडिया में टॉप कॉलेज में 50 बच्चों का होना। बहुत अपने पास जो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल बच्चे हैं, ऐसा नहीं कोई एनआईटी में पढ़ रहा है या IIIT पढ़ रहा है, एकदम नॉर्मल बच्चे। तो वही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो सबसे प्लस देखिए सर, गेट एग्जाम में नॉर्मल और टैलेंट का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। इवन एवरेज बच्चे अच्छे से प्रॉपर क्लास करें आपके और मेहनत करें तो कर सकते अच्छे, और गेट मतलब करके उनका लाइफ चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मान के चलिए कि आप एक प्राइवेट नॉर्मल कॉलेज से पढ़े हैं और यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, और उसके साथ टॉप IIT टॉप NIT जा रहा है, उसके बाद आपको $1,00,000+ का जॉब, आप कोडिंग अच्छे करेंगे, अच्छे से लग जाएगा। तो ये लाइफ चेंजिंग एग्जाम है सर। तो गेट कंप्यूटर साइंस को आप सीरियसली लीजिएगा एग्जाम को, और सीरियसली लेना इसका मतलब आप पढ़ते रहना है रेगुलरली, और एग्जाम तक लगे। इवन एग्जाम गेट में एग्जाम अगर अनलकली खराब भी हो जाए, उसके बाद आपके पास 3-4 एग्जाम है। एक आपका IIIT हैदराबाद का एग्जाम फेवरेट है, बिट्स का एग्जाम है, इसरो वगैरह का एग्जाम है, तो उस एग्जाम में भी आप अच्छा कर जाएंगे। तो डरना नहीं है, लगे रहना है। और मेरे तरफ से आप लोग को 2022 के लिए बेस्ट ऑफ लक। और एक और इम्पोर्टेंट बात, सर को बहुत अच्छे से सर जो चीज़ें को समझा रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं उसको फॉलो करना है। सर एक इतने आइडियल पर्सन मेरे पर्सनालिटी में है कि इनके बारे में क्या बताएं,
इनके हम मतलब सबसे आइडियल पर्सन हम मानते हैं कि मेरे लाइफ को चेंज करने में इनका बहुत योगदान रहा और बहुतों को लाइफ चेंज किए हैं। हम उसमें यूनिक नहीं है, हर एक साल कर रहे हैं। तो आप सर जो बताएंगे, गाइड करेंगे, उसको भी फॉलो कीजिएगा, उनको एकदम स्ट्रांगली फॉलो कीजिएगा। हम सर के गाइडेंस को फॉलो करते रहें, लगे रहना है और हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। और दिक्कत तैयारी में आएगी बीच में, लेकिन हम लोग को, सब लोग को चीज़ों को हटाकर फोकस लगाए रखना है और अंत तक एग्जाम में डटे रहना है, बीच में छोड़ना नहीं है सर। बहुत लोग छोड़ देते हैं। सिलेबस इवन 60% भी कवर हो तो भी एग्जाम देना है। 60% भी कवर करके आप 50 नंबर ला सकते हैं इस एग्जाम में। और अगर आप सिलेबस, ऐसे सिलेबस छोड़ना तो नहीं है, और अगर आप बोले आपको अच्छा रैंक लाना है अंडर 100 तो आप 90% सिलेबस तो कंप्लीट करना ही चाहिए। तो ऑल द बेस्ट। गौरव, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके कि आपने बहुत अच्छे से मोटिवेट किया। तो सब बच्चों, जैसा गौरव ने बताया कि डरना नहीं है, कंटिन्यू लगे रहना है आपके प्रिपरेशंस के साथ। जैसे भी प्रिपरेशन इन्होंने बोला, अभी बहुत अच्छा वर्ड बोला कि आपका 60% भी प्रिपरेशन तो भी आप अच्छी रैंक ला सकते, बिल्कुल ला सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर में बताऊँ, सोमिल जैन था हमारे पास में, 6 सेमेस्टर में 600 रैंक लाया वो, जबकि उसके 3 सब्जेक्ट नहीं हुए थे। उसके बावजूद भी उसने कर लिया। हम भी एक सब्जेक्ट छोड़े थे सर, कंपाइलर छूट गया था। ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, बट 1-2 सब्जेक्ट नहीं भी कर पाए तो भी अच्छा रैंक आ सकता है। इसलिए डरना नहीं है कि सब्जेक्ट 100% मस्ट है। मतलब आप 100% कोशिश करिए करने के लिए, लेकिन आप गिव अप मत करिए। अल्टीमेटली मेरा लास्ट वर्ड यही है। और मतलब कंटिन्यू अपना 100%, जैसे लाइफ में आप ये ना कह पाओ कि यार मैंने अपना 100% नहीं दिया था। ये उस, और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो टाइम आपका जो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी चीज को आप 10 साल बाद सोचोगे शायद ना कर पाओ। और सर एक और बात, कैटेगरी वालों को भी फायदा होता है सर। कुछ लोग जैसे मान लीजिए कि ओबीसी हैं, उनको भी फायदा होता है। उनको 1000 रैंक पे भी टॉप आईआईटीज मिल जाते हैं सर, और एनआईटीज के लिए तो 2000 रैंक पे भी उनको एनआईटीज मिल जाते हैं। तो ओबीसी वाले हों चाहे एससी एसटी वाले हों, तो उन लोग के लिए बहुत फायदा होता है। तो आप लोग को डरना नहीं कि 100-200 रैंक लाने पे ही आईसी बेंगलोर आईआईटी बॉम्बे मिलेगा। इवन आप लगे रहेंगे तो कैटेगरी वालों को अलग एडवांटेज है। ऐसे उनको सर मतलब बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। और पीएचयूएच वालों को लिए तो और फोकस रहना चाहिए कि 30-40 का स्कोर 40-50 पे सर आईसी बेंगलोर मिल जाते हैं। सही बात। तो उसका भी फायदा उठाना चाहिए आपको। और तो ये भी प्रोसेस है गेट में। हाँ, तो मतलब आपको मतलब कुल मिला के छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। और गेट का एक ही बात हम बोलना चाहते हैं कि ये हमेशा गेन ही एग्जाम है। आप एक बार अच्छे से मेहनत कर लीजिए तो प्रॉफिट इसका होना ही होना है। अगर किसी गलती से आपका रैंक थोड़ा बहुत छूट गया, मान लीजिए कि 1000 रैंक आ गए, 1000 से 2000 रैंक पे आप चले गए, और तो भी आप दोबारा एग्जाम में बैकअप इजिली कर सकते हैं। पार्ट टाइम थोड़े से 2-4 घंटे मेहनत करेंगे तो छोड़ना नहीं है, लगे रहना है और बहुत अच्छा होता है। दूसरा, आपका नॉलेज भी इंप्रूव हो रहा है। बेसिक आपका क्लियर हो रहा है। आप स्ट्रांगली बोल सकते हैं। जैसे एक मन में डर होता है कि बीटेक खत्म हो गया, डिग्री खत्म हो गया, लेकिन नॉलेज नहीं। और सही बताएं सर, बहुत तो इवन आईआईटी एनआईटी के ग्रेजुएट हैं सर, उनके पास नॉलेज नहीं होता है सब्जेक्ट का। और जो गेट अच्छे से पढ़ते हैं सर, उनको बहुत अच्छे ग्रेजुएट किए हुए हैं आईआईटी एनआईटी से, उनसे ज्यादा नॉलेज होता है। तो गेट तो रियली में मस्त एग्जाम है, अच्छे नॉलेज, क्योंकि आप बहुत ही बेसिक से चीजों को सीखते हैं और पढ़ते हैं। तो बस यही है, ये भी बोलना चाहूंगा आपको कि बस लगे रहिए और करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।